हाँ भाई, शुरू किया जाए। क्या अपन पढ़ रहे थे? कल सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। जो हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत अच्छे से आपको करना है। आंसर शीट भी हम दे रहे हैं। जितना अच्छे से आप मेरे नोट्स रीड कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे, आप पीएमटी के उतना पास पहुंचते जाओगे। ये आप पर डिपेंड है कितना सीरियसली इस मैटर को आप ले रहे हैं। नहीं तो परीक्षा के बाद आपको पछताना पड़ सकता है। अगर जरा सा भी हल्के से लोगे, आप देख लेना कि मेरे नोट्स से, मेरे लेक्चर से पीएमटी में लगभग 98% क्वेश्चंस कवर होंगे। 2% हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, कुछ एक्सेस भी दे देते हैं, लेकिन 98% मेरे लेक्चर से ही क्वेश्चन तुमको पीएमटी में मिलेंगे। अब ये तुम पर डिपेंड करता है कि मेरे लेक्चर पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। नहीं पढ़ते हो तो आगे चल करके पछताना पड़ेगा। खैर, अब मैं शुरू कर रहा हूँ। कल थोड़ी सी मैं बात रिपीट कर रहा हूँ हार्ट से संबंधित डिजीज़ के बारे में। एक तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में बताया था, या इसी को क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, हार्ट की दीवार में जो आर्टरी ब्लड ले जाती है, कोरोनरी आर्टरी ब्लड जो ले जाती है, कोरोनरी आर्टरी के इनर वॉल पर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, फैट डिपॉजिट हो जाती है, कैल्शियम आयन डिपॉजिट हो जाता है, जिससे अंदर की ल्यूमेन कम हो जाती है और हार्ट के अंदर, हार्ट की वाल को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो जाते हैं। तब उसे क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। दूसरी बात मैंने बताया था एंजाइना पेक्टोरिस, इसे एंजाइना भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, बहुत तेज सिरे में दर्द हो जाता है। जब पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हार्ट की मसल्स को नहीं मिल पाती है तब एंजाइना हो जाता है। और नेक्स्ट डिजीज मैंने बताया था कार्डियक अरेस्ट। मैंने बताया था कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, जब ऐसे नोट से हार्ट बीट के इम्पल्स स्टार्ट नहीं होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। मैंने क्या बताया, जब ऐसे नोट से हार्ट बीट के इम्पल्स स्टार्ट नहीं होते हैं तब उसे क्या कहते हैं, कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। मतलब हार्ट अपनी पंपिंग बंद कर देता है। नेक्स्ट मैंने बताया कार्डियक हार्ट फेलियर क्या चीज़ होती है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, जितना हार्ट को ब्लड पंप करना चाहिए, जब उतनी एफिशिएंसी से हार्ट ब्लड को पंप नहीं करता है तब उसे क्या कहते हैं, कार्डियक फेलियर कहते हैं। और नेक्स्ट होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि जब हार्ट की मसल्स को जितना न्यूट्रिएंट्स मिलना चाहिए उतना न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है तो हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, तब उसे क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं। तो हार्ट फेलियर अलग चीज़ है, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज़ है, हार्ट अटैक अलग चीज़ है और एंजाइना पेक्टोरिस अलग चीज़ है। इन पर क्वेश्चन आते हैं, अपने को ध्यान देना है। अब अपन नया सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक्सक्रीशन का मतलब आपको मालूम है, वो अपनी बॉडी के अंदर हर समय मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान कुछ ऐसे सबस्टेंस प्रोड्यूस होते हैं जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। इन अनवांटेड सबस्टेंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बॉडी से बाहर निकाला जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। मेजर नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट 3 होते हैं। एक होता है अमोनिया, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है यूरिक एसिड। तुम्हें मालूम होना चाहिए जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अमोनोटिलिक एनिमल कहते हैं।
इन पर क्वेश्चन आता है, आपको ध्यान रखना है। जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें अमोनोटिलिक कहते हैं। और एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, मेनी बोनीफिशेस, एक्यूटिक एम्फीबियंस, और कौन सा है एक्यूटिक इंसेक्ट। एक्यूटिक इंसेक्ट कौन सा है, जैसे प्राण को देखा जाए, प्राण कैसा होता है, अमोनोटिलिक होता है, क्योंकि इसका मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, अमोनिया होता है। एक बात और तुम्हें याद रखना है, अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए लार्ज क्वांटिटी में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जनरली एक्यूटिक एनिमल, मैंने टर्म कहा है जनरली, सारे एक्यूटिक नहीं, जैसे व्हेल है वो भी जल में रहती है लेकिन उसका एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या है, यूरिया है। तो सारे नहीं एक्यूटिक, मेनली एक्यूटिक ऑर्गेनिज्म अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं, और जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होते हैं उन सब में हाईली कौन सा होता है, अमोनिया होता है। अमोनिया बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। जैसे फ्रॉग का टैडपोल लार्वा देखा जाए, वो भी क्या काम करते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। तो यहाँ पर अमोनोटिलिक एनिमल के अंतर्गत कौन आते हैं, बोनीफिशेस आती है, मेनी बोनीफिशेस आती है, एक्यूटिक एम्फीबियंस आता है, और एक्यूटिक इंसेक्ट। ये क्या काम करते हैं, अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं। और जितने भी एक्सक्रीटिव सब्सटेंस होते हैं सबसे ज़्यादा टॉक्सिक कौन सा होता है, अमोनिया होता है। और अमोनिया के एक्सक्रीशन के लिए लार्ज क्वांटिटी में आपको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। आगे देखा जाए, जो एनिमल यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरियोटिलिक कहते हैं। जो एनिमल यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें यूरियोटिलिक कहते हैं। जैसे जितने भी मैमल्स हों, चाहे वो एक्यूटिक हों चाहे टेरेस्ट्रिशियल हों, सारे मैमल्स का मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। मेनी टेरेस्ट्रिशियल एम्फीबियंस, जिनका भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट यूरिया होता है। और मैराइन फिशेस जो होती हैं उनका भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिया होता है। अमोनिया के कंपेयर में यूरिया कम टॉक्सिक होती है, और यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए अमोनिया के कंपेयर में कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अमोनिया लेस सॉल्युबल होती है, लेकिन यूरिया अमोनिया के कंपेयर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, यूरिकोटिलिक एनिमल। यूरिकोटिलिक एनिमल क्या होते हैं, वो एनिमल जो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूरिकोटिलिक कहते हैं। जैसे रेप्टाइल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, लैंड स्नेल होते हैं, और लैंड इंसेक्ट होते हैं। इनका मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। जैसे तुमसे पूछ ले कि काकरोच बताइए, काकरोच का मेन एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, तो यूरिक एसिड होता है। तो यूरिक एसिड किस किस का है, रेप्टाइल्स का होता है, बर्ड्स का होता है, लैंड स्नेल का होता है, और इंसेक्ट टेरेस्ट्रिशियल या लैंड इंसेक्ट का भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो जो एनिमल यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें यूरिकोटिलिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया गया, बताइए किसके एक्सक्रीशन के लिए लीस्ट क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका आंसर होगा यूरिक एसिड। यूरिक एसिड या तो पेस्ट के रूप में बाहर निकाला जाता है या पिलेट्स के रूप में बाहर निकाला जाता है। तो इसके यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन के लिए लीस्ट क्वांटिटी में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इससे फायदा क्या होता है, वाटर बॉडी में कंजर्व रहता है, सुरक्षित रहता है, जिससे एनिमल काफ़ी समय तक सरवाइव कर जाते हैं। अगर वाटर नहीं मिलता है तब भी वो सरवाइव कर जाते हैं। तो मेजर नाइट्रोजन कंटेनिंग एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट मैंने बताया 3 ही होते हैं। कौन कौन से, अमोनिया होता है, यूरिया होता है, और यूरिक एसिड होता है। अगर तुमसे पूछा जाए व्हेल बताइए कैसा होता है, तो व्हेल का एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट क्या होगा, यूरिया होता है। तो मैंने सीधा सा बताया, जो एनिमल अमोनिया का एक्सक्रीशन करते हैं उन्हें अमोनोटिलिक कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, मेनी बोनीफिशेस आती हैं, एक्यूटिक एम्फीबियंस आते हैं, और एक्यूटिक इंसेक्ट आते हैं लाइक प्राण। दूसरा देखा जाए यूरियोटिलिक एनिमल्स में कौन, जो एनिमल यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं
उन्हें यूरियोटिलिक एनिमल कहते हैं। इसके अंतर्गत सारे मैमल्स आते हैं, मेनी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस आते हैं एंड मैराइन फिशेस आती हैं। नेक्स्ट देखा जाए यूरिकोटिलिक एनिमल्स, इसके अंतर्गत रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, लैंड स्नेल आते हैं और इंसेक्ट आते हैं। ये कैसे होते हैं? यूरिकोटिलिक होते हैं क्योंकि यूरिक एसिड का एक्सट्रीशन करते हैं। और जितने भी एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हैं सबसे लीस्ट टॉक्सिक कौन सा है? यूरिक एसिड होता है। और सबसे हाईली टॉक्सिक कौन सा होता है? अमोनिया होता है। दूसरी बात देखा जाए, किडनी डू नॉट प्ले एनी रोल इन अमोनिया एक्सट्रीशन। अमोनिया के एक्सट्रीशन में किडनी कोई भी रोल नहीं करती है। अमोनिया जनरली एक्सक्रीटेड बाय डिफ्यूजन across body surface or through gill surface like in fishes, या तो बॉडी सरफेस के द्वारा डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकलती है या गिल सरफेस के से बाहर निकलती है। किडनी अमोनिया का एक्सट्रीशन नहीं करती है, ये बात तुम्हें याद रखना है। अगली बात देखा जाए, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे सपोज करिए अमीबा की बात करते हैं तो अमीबा में एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का काम कौन करता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। कौन करता है? कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये फ्रेश वाटर अमीबा में कंट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है। अगर फ्रेश वाटर अमीबा को हम मैरीन वाटर में रख दें तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। और अगर मैरीन वाटर के अमीबा को फ्रेश वाटर में रख दिया जाए तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल रीअपीयर हो जाती है। यह क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है कि अगर फ्रेश वाटर अमीबा को मैरीन वाटर में प्लेस कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आपका आंसर होगा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाती है। दूसरी बात देखा जाए तो अमीबा के बारे में मैंने बताया कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करती हैं। अगर फाइलम पोरीफेरा और सिलेंट्रेट की बात करें तो कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर नहीं होती है जिनके द्वारा एक्सट्रीशन हो। तो इनमें एक्सट्रीशन कैसे होता है? जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है, बॉडी वॉल के द्वारा होता है, गैसों का डिफ्यूजन होता है, वाटर और बॉडी के बीच में ऑक्सीजन डिफ्यूज कर ली जाती है और CO2 बाहर निकाल दी जाती है। अगर हम बात करते हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करते हैं तो प्लेटीहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? प्रोटोनेफ्रीडिया के द्वारा होता है। और प्रोटोनेफ्रीडिया का ही दूसरा नाम क्या है? फ्लैम सेल कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पीएमटी में आ भी चुका है कि प्रोटोनेफ्रीडिया या फ्लैम सेल के द्वारा एक्सक्रीशन किस में होता है? तो आपका आंसर है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस या फ्लैटवर्म या जैसे प्लेनेरिया में होता है। एक बार और तुमको बता दें, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर प्लेनेरिया में पाई जाती है। इसीलिए प्लेनेरिया को क्या कहते हैं? चाकू की धार के नीचे अमर प्राणी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पीएमटी में आ चुका है। प्लेनेरिया को चाहे जितने भी छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए, प्रत्येक प्लेनेरिया प्रत्येक पार्टिकल एक नए प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर देता है। तो प्लेनेरिया में हाईली रीजनरेशन पावर पाई जाती है, इसीलिए इसे चाकू की धार के नीचे अमर प्राणी कहते हैं। और प्लेनेरिया फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के किस क्लास में आता है? टर्बुलेरिया क्लास, ट्रिमेटोडा क्लास में आता है। ट्रिमेटोडा क्लास में आता है। आगे देखा जाए, अगर जो हम एनिलिड्स की बात करते हैं, एनिलिडा में एक्सट्रीशन किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? नेफ्रीडिया के द्वारा होता है। नेफ्रीडिया कितने टाइप के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरे होते हैं इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और तीसरे होते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि एनिलिडा में एक्सट्रीशन किसके द्वारा होता है तो मैंने क्या बताया? नेफ्रीडिया के द्वारा। अगर नेफ्रीडिया कितने टाइप की होती है तो 3 प्रकार की होती है। एक सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया और तीसरी फेरेंजियल नेफ्रीडिया। एक बात यहाँ पर याद रखना,
इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रिडिया क्या होती हैं, एक्जोनेफ्रिक होती हैं। अब एक्जोनेफ्रिक का मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट को ग्रहण करके बॉडी की सरफेस पर छोड़ती हैं। अगर कोई नेफ्रिडिया एक्सक्रीटरी मटेरियल को इनटेक करके बॉडी की सरफेस पर छोड़ता है तब उसे क्या कहते हैं, एक्जोनेफ्रिक कहते हैं। लेकिन फेरेंजियल नेफ्रिडिया और सेप्टल नेफ्रिडिया वेस्ट मटेरियल को इनटेक करके बॉडी के अंदर ही छोड़ती हैं, तब उसे क्या कहेंगे, इंडोनेफ्रिक नेफ्रिडिया कहते हैं। एक बात और तुमको बता दें, जैसे अपन लोगों की बॉडी में यूरिया कहाँ पर बनती है, लीवर में बनती है, ये बात याद रखना। अगर जो आर्थवार्म की बात करें तो आर्थवार्म में, केचुए में सीलोमिक फ्लूइड के अंदर एक सेल पाई जाती है जिन्हें क्लोरागोगन सेल कहते हैं, और इन क्लोरागोगन सेल्स के अंदर यूरिया का प्रोडक्शन होता है। इसका मतलब अपन लोगों का लीवर और आर्थवार्म की क्लोरागोगन सेल एक दूसरे की कैसी हैं, एनालोगस होती है। एनालोगस ऑर्गन उन्हें कहते हैं जिनके फंक्शन सेम होते हैं लेकिन ओरिजिन डिफरेंट होती है। ऐसे ऑर्गन को क्या कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन कहते हैं। तो अपन लोगों का लीवर और आर्थवार्म की क्लोरागोगन सेल एक दूसरे के कैसे होते हैं, एनालोगस होते हैं, क्योंकि दोनों में अपन लोगों में यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है और आर्थवार्म में कहाँ पर होगा, क्लोरागोगन सेल्स में होता है। अगर यूरिन पूछा जाए तो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ पर होगा, किडनी में होता है। ये बात जरूर तुम्हें याद रखना है। तो ये तो मैंने बताया एनिलिडा की बात। उसके बाद में अगर जो अपन हायर एनिमल्स, अगर जो अपन इसके आर्थ्रोपोड्स की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोड में किसके द्वारा एक्सक्रीशन होता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। किसके द्वारा, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है, या किसके द्वारा होता है, कॉक्सल ग्लैंड के द्वारा होता है, या किसके द्वारा होता है, ग्रीन ग्लैंड के द्वारा होता है। ग्रीन ग्लैंड का ही दूसरा नाम क्या है, एंटीनल ग्लैंड भी कहते हैं। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनल ग्लैंड के द्वारा एक्सक्रीशन किस में होता है, प्राण में होता है। किस में होता है, प्राण में होता है। और प्राण कैसा है, एक क्रिस्टेशियन है और इसमें ये एक्यूटिक होता है। दूसरी बात देखा जाए, अगर कॉकरोच में पूछा जाए तो किसके द्वारा होता है, मैलपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। अगर क्वेश्चन तुमसे धोखे से पूछ ले, बताइए सबसे बड़ा फाइलम कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा आर्थ्रोपोडा। और अगर पूछा जाता है सबसे बड़ा क्लास कौन सा है, तो आपका आंसर होगा इंसेक्टा। खैर ये बातें क्लासिफिकेशन में बताएंगे। आगे देखा जाए क्या होता है, तो इसमें मैंने बताया अगर जो हायर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए, जैसे रेप्टाइल्स देखा जाए, बर्ड्स देखा जाए, मैमल्स देखा जाए, इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है। इनमें एक्सक्रीशन किडनी के द्वारा होता है। हम ह्यूमन की किडनी की बात करें तो ह्यूमन की किडनी कहाँ पर पाई जाती है, तो देखा जाए ह्यूमन का किडनी, देखिए किडनी देखा जाए रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है और सेम के बीच के आकार की होती है, बीन शेप्ड होती है। और कहाँ पर लोकेटेड होती है, बिटवीन द, कहाँ पर लोकेटेड होती है, बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री। लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है, डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है। एक किडनी इधर है और एक किडनी इधर है। इतना पार्ट क्या होता है, थोरैक्स रीजन कहलाता है। और थोरैक्स रीजन में नंबर ऑफ वर्टिब्री कितनी होती है, 12 होती है। तो लास्ट, तो क्या दिया, कहाँ पर हुई है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच में बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर इस साइड में एक किडनी इधर होती है और एक किडनी इधर होती है। अगर यहाँ पर पेन हो रहा है, इसका मतलब किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। दूसरी बात देखा जाए तो लोकेशन हमको मालूम हो गई कहाँ पर पाई जाती है। किडनी की लेंथ कितनी होती है,
10 to 12 सेंटीमीटर होती है। विड्थ कितनी होती है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड थिकनेस कितनी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम होता है। तो तुम्हें याद रखना है किडनी का वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम होता है और किडनी की लेंथ भी तुम्हें याद रखना है और स्ट्रक्चर देखना है और कलर देखना है। तो कैसा होती है रेडिश ब्राउन कलर की होती है और बीन शेप्ड होती है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कहाँ पर लोकेटेड होती है, तो लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में पाई जाती है, बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर पाई जाती है। अब जरा हम किडनी, तो ये हमको मालूम हो गई किडनी कहाँ पर पाई जाती है, बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। कहाँ लोकेटेड होती है, लास्ट थोरैसिक वर्टिब्री और थर्ड लंबर वर्टिब्री के बीच तक फैली रहती है। रेडिश ब्राउन कलर होता है, बीन शेप्ड होता है और लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर होती है और वेट कितना होता है 120 to 170 ग्राम होता है। तो ये किडनी के बारे में। अब किडनी की थोड़ी सी स्ट्रक्चर अपन देखें तो क्या होता है। अब किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में देखा जाए तो किडनी कैसी होती है, किडनी का आउटर पोर्शन कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। इस प्रकार से किडनी की अगर जो स्ट्रक्चर देखें तो ये आउटर पोर्शन कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है। तो ये कैसा है, कॉन्वेक्स है, ये कॉन्वेक्स कहलाता है। और ये अंदर का पोर्शन कैसा होता है, कॉनकेव होता है। ये वाला पोर्शन कैसा है, ये कॉनकेव होता है। और यहीं पर ये वाला पोर्शन जो अंदर धंसा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, हिलम कहते हैं। ये क्या कहलाता है, हिलम कहलाता है। किडनी चारों तरफ से एक शीट के द्वारा, एक कवर के द्वारा कवर्ड होती है। किडनी जिस शीट के द्वारा कवर्ड होती है उसे क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। इस प्रकार से ये रीनल कैप्सूल होती है। मैं एक किडनी की स्ट्रक्चर बना रहा हूँ तो ये क्या है, रीनल कैप्सूल कहलाता है। ये रीनल कैप्सूल कहलाता है। ये रीनल कैप्सूल मैंने बना दिया। अब देखा जाए क्या होता है ये रीनल कैप्सूल, ये यहाँ इससे क्या निकलती है, एक यूरेटर निकलती है। इस प्रकार से ये यूरेटर होती है। इसे क्या कहते हैं, यूरेटर। ये यूरेटर होती है और यूरेटर निकलने के बाद यहाँ पर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन होता है इस प्रकार से। ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो ये यूरेटर है, इसे हमने क्या कर दिया, यूरिनरी ब्लैडर। ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है। ये यूरिनरी ब्लैडर कहलाता है, ब्लैडर। और नीचे का जो लोअर पोर्शन होता है थिन, इसे क्या कहते हैं, यूरेथ्रा कहते हैं। ये यूरेथ्रा कहलाता है। ये यूरेथ्रा कहलाता है। अब इसका बाहर का पोर्शन क्या कहलाता है, कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कॉर्टेक्स कहलाता है। और अंदर का पोर्शन क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। ये मेडुला कहलाता है। मतलब किडनी के अंदर का पार्ट दो पार्टों में डिवाइड होता है। बाहर का भाग क्या कहलाता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है और अंदर का भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। यहाँ पर ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है, जैसे क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, ये पेल्विस कहलाती है। इसे क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है, पेल्विस किस किस से रिलेटेड है, तो बोन, पेल्विक ग्रिडल
और किडनी दोनों से रिलेटेड होती है। तो अब पेल्विस टर्म पेल्विक गिडल में भी है, वो बोन का नाम है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं किडनी के अंदर जो फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होती है उसे क्या कहते हैं, पेल्विस कहते हैं। तो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्टों से मिलकर बना होता है, 1 पेयर किडनी होती है, एक किडनी ये है, एक इस साइड में होगी। और क्या होता है, 1 पेयर यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होगा और एक यूरेथ्रा होता है। इतने पार्टों से मिल करके यूरिनरी ब्लैडर मेल का या ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम बना होता है। दूसरी बात देखा जाए, यहाँ पर देखिए रेनल आर्टरी क्या काम करती है, ब्लड को अंदर ले जाती है। रेनल आर्टरी ये ब्लड को अंदर ले जाती है, किडनी के अंदर ले जाती है। तो इसको हमने क्या कह दिया, रेनल आर्टरी कहते हैं। तो ये हमने बना दिया रेनल आर्टरी कहलाती है, आर्टरी कहलाती है। और यहाँ से एक वेन निकलती है इस प्रकार से, ये जो वेन बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं, रेनल वेन कहते हैं। तो ये कहलाती है रेनल वेन कहलाती है, ये रेनल वेन कहलाती है। तो रेनल आर्टरी अंदर जाती है किडनी के अंदर हिलम स्थान से, और रेनल वेन हिलम के स्थान से बाहर निकलती है। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखना है। किडनी कैसी होती है, सेम के बीज के आकार की होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है। तो इतनी चीज़ें मैंने तुम्हें किडनी के बारे में बताया है। उसके बारे में इसके बाद की क्लास नेक्स्ट बताएंगे। इतना आप तैयार करिए, आगे नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।